हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट जिसमें है द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, द की फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, या इनडायरेक्ट वर्ड में बोले व्हाट मेक्स इंडिया एज अ फेडरल कंट्री। व्हाट मेक्स इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। इस चीज को हम लोग समझेंगे कि इंडिया में, ये चैप्टर नंबर 2 में आता है कि इंडिया में कौन कौन सा फीचर्स है जिससे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो क्वेश्चन हो सकता है राइट द फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, या क्वेश्चन हो सकता है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, या एक दो नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो राइट एनी टू कैरेक्टर्स दैट वाई इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्टेट एनी टू प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which have contributed to make India a successful federal country। देखिए, ये इंडिया के बारे में पूछा हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ सकता है। इसका आंसर ये है, तो आप टॉपिक डालिए। कल के वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो में जहां तक आप देखे थे उसके बाद का वीडियो है, तो आप टॉपिक डालिए, यहाँ पे लीजिए टॉपिक डालिए, ये वाला लिखिए, व्हाट मेक्स, एनसीईआरटी ये टॉपिक है, कोई अपने तरफ से नहीं पढ़ा रहे हैं। व्हाट मेक्स इंडिया ऑफ फेडरल कंट्री। चलिए नंबर 1 कारण, मतलब सिंपल, हम लोग जो एस्पेक्ट देखे थे ना फेडरलिज्म का, नेचर देखे थे, कैरेक्टर, वो इंडिया के व्यूज अब देख रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, वहां पे लिखिए नंबर 1, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लिखिए टॉपिक नंबर 1 में, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको पता है कि इंडिया हैव द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वन गवर्नमेंट इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट which is responsible for the all entire country subject, and another state government which is responsible for the issues of the state. But third tier is added after amendment in constitution, जिसे कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज। तो क्या हुआ था इंडिया में, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस किया गया कि लोकल लेवल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। 73rd के अकॉर्डिंग नगर पंचायत यानी पंचायत की बात किया गया हुआ है, और 74th के अकॉर्डिंग म्यूनिसिपलिटीज की बात किया गया हुआ है। पंचायत जो होती है वो रूरल इलाका में होती है, यानी ग्रामीण गांव पे होती है, और जो क्या बोलते हैं म्यूनिसिपलिटीज होती है वो अर्बन यानी शहर के इलाका पे होती है। तो इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, यानी पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इस आधार पे कह सकते हैं। एंड आपको पता होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, लिखिए नंबर 1 डाल के, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो उसमें लिखिए, मैं बोल देता हूँ, लिखिए, इन इंडिया 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट इज प्रेजेंट, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। लोकल लेवल गवर्नमेंट के ब्रैकेट में लिखिए पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज। ठीक है, चलिए, ये रहा पहला कारण जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री है। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड कारण पे, जुडिडिक्शंस। जुडिडिक्शन से मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट है और लोकल लेवल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो सबका अपना अपना ऑथोरिटी है, लेजिस्लेशन का, एक्सिक्यूटिव का और पावर का। ठीक है, अलग अलग लेवल का है। जैसे यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, इससे पहले वाले मैं वीडियो में अलग से स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंप्लेंट लिस्ट के बारे में, और रेसिड्यूरी पावर, ये लिस्ट नहीं होगा, पावर होगा। लिस्ट बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, रेसिड्यूरी पावर होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग समझ चुके थे, इसका अलग से वीडियो नहीं देखे, पहले वाला वीडियो देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाके। तो यानी अब लिखेंगे सेकेंड नंबर पे डिफरेंट जुडिडिक्शन डैश। सेकेंड नंबर लिखेंगे डिफरेंट जुडिडिक्शन। जुडिडिक्शन का मतलब क्या होता है, क्षेत्राधिकार, कौन सा गवर्नमेंट किस लेवल तक काम कर सकता है, कौन कौन चीज उसके अंडर में आएगा, उसे हम लोग बोलते हैं जुडिडिक्शन बोलते हैं। तो लिखिए, और ये जुडिडिक्शन देने वाला कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, इन कॉन्स्टिट्यूशन द जुडिडिक्शन ऑफ डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट इज डिफाइंड इन शेड्यूल 7 एज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है,
चलिए, ये रहा दूसरा कारण, यानी अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और सबका अपना अपना पावर है, दैट्स व्हाई आई कैन से दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। तो इस बेसिस पे चलिए आते हैं नेक्स्ट, आइए थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर में क्या है, क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बताते समझाते तब लिखिए, थर्ड नंबर लिखिए, देखिए सुनिए, एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लेजिस्लेटिव पावर, एक्सिक्यूटिव पावर, टैक्सेशन पावर, टैक्स कलेक्शन पावर, रेवेन्यू कलेक्शन पावर, ठीक है, ऑल इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन मेथड, ठीक है, इलेक्शन कैसे होगा, कहाँ पर कौन सा इलेक्शन कराएगा, किस ऑथोरिटी पे कौन कौन सा पोस्ट होगा, हर एक चीज का डिफाइन फॉर्म लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो यानी इस आधार पर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो पढ़े होंगे, जिससे पहले वाले वीडियो में बताया हूं आप लोग को कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, आप वहां पढ़ते रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, वही है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के पास बहुत ही लेंथीएस्ट, बहुत ही बिग स्प्रेड, बड़ा सा, ठीक, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के पास। यानी क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे गिरेगी, सरकार बनने के लिए इलेक्शन कैसा होगा, क्या कार्य करेगा, हर एक चीज, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा चीज को मेंशन किया गया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये भी एक कहीं ना कहीं नेचर से किस चीज का, फेडरलिज्म का। तो आप 3 नंबर टॉपिक लिए लिखिए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए, लिखिए एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन like election method, establishment of government, election method, method of election method, establishment of government, taxation system, revenue system, administrative system, ruling system, etc. हर एक चीज को डिस्क्राइब किया गया हुआ है। 3 नंबर, आइए चौथा नंबर कारण जानते हैं, क्या बेसिस पे आप कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। चेंजेस, मतलब इंडिया का बात करें, चेंजेस, अब देखिए चेंज क्या है, अमेंडमेंट है एक्चुअली। आप मत लिखिएगा, 4 नंबर लिख के छोड़िए, मैं बोलूंगा तब लिखिएगा। इट नीड्स 2/3 मेजोरिटी। 2/3 का मतलब क्या हुआ, कोई भी जो हाउसेज है, जैसे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो उसमें 2/3 मेजोरिटी से बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो पास किया जाता है और रेक्टिफाई बाय द एटलीस्ट हाफ स्टेट्स। जैसे आप सुने होंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, एक ऐसा प्रोविजन था जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, उसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से पास किया गया। 2/3 मेजोरिटी अपने आप में स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल मेजोरिटी है, क्योंकि 66% होता है इसका मतलब, समझे। और हाफ ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया में टोटल 28 स्टेट है, तो लगभग 14 प्लस स्टेट कहेगा ओके, रेक्टिफाई करेगा, एग्री करेगा, तभी कोई बिल हो चाहे एक्ट हो, चाहे चेंजेस इन अमेंडमेंट, चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड द अमेंडमेंट, तब ही कोई एक्ट बन सकता है इंडिया में, बहुत सारा मेजोरिटी चीज। तो ये भी कहीं ना कहीं फेडरल नेचर का क्या है, फीचर्स है जो इंडिया में देखने को मिलता है। तो लिखिए थर्ड नंबर, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी आधार पर आप बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, एक होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है सॉफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वैसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें अमेंडमेंट करना मुश्किल हो, 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल प्रोविजन हो। और सॉफ्ट को बोलते हैं जिसमें बहुत ही इजीली अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो इंडिया में दोनों है, सॉफ्ट भी है और रिजिड भी है। कुछ कुछ ऐसे प्रोविजन है जो फेडरल नेचर को क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है। उसको बदलने के लिए 2/3 मेजोरिटी के साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ फ्रॉम हाफ ऑफ स्टेट चाहिए। तो लिखिए नंबर जो भी था, नंबर लिखिए नेक्स्ट, और लिखिए वहां पर कुछ बोले थे शायद वर्ड, लिखिए अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन डैश, लिखिए सम प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच बिलोंग्स फ्रॉम फेडरल नेचर इज amended by 2/3 majority in parliament and rectified by the at least half states, यानी आधा स्टेट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो दैट्स मेक इंडिया व्हाट कंट्री, फेडरल कंट्री। चलिए आते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट के बारे में यहाँ क्या दिया हुआ, देखिए अगर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में अगर कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट, अगर इसके बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है, लोकल में थोड़ा इग्नोर कीजिए, सेंट्रल और स्टेट के बीच की बात कीजिए, तो इसको सॉल्व करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट में है, और हो सकता है मे भी कुछ प्रोविजन हाई कोर्ट की तरफ भी है। या अगर कोई ऐसा इश्यूज हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को डिस्क्राइब करना हो, समझाना हो, क्या इसका मीनिंग निकला,
तो वो भी जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास है। एंड सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड कस्टोडियन, इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फेडरल का नेचर है, कोई ये गवर्नमेंट के हाथ की बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के बस की बात है। और सुप्रीम कोर्ट कोई सरकार नहीं होता, वो सरकार का एक ऑर्गेन्स है, नॉट ओनली अ सरकार, गवर्नमेंट। तो लिखेंगे नेक्स्ट नेचर, लिखेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी प्रेजेंट है। दैट्स, लिखिए, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एक्ट एज द एम्पायर बिटवीन थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, उसका लिखिए, सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो एक्ट एज कस्टोडियन, गार्जियन एंड इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इस आधार पर भी आप कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब देखिए अगला, अगला लिखिए, जो भी नंबर है। अब क्या है समझो, अगर सरकार चलना है तो सरकार को चलाने के लिए टैक्स चाहिए, सरकार को चलाने के लिए क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए। तो इसके लिए क्या है, अलग अलग जुडिक्शन है टैक्स कलेक्शन का भी। तो लिखिए नेक्स्ट, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू। यस, एक्सप्लेन कर लीजिए थोड़ा सा, डिफरेंट सोर्स ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू। लिखिए, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव डिफिनिट सोर्स ऑफ इनकम एज टैक्स, रेवेन्यू, और क्या बोल सकते हैं वो पैसा जो लेता है शुल्क, मतलब यानी चार्ज। जैसे आप अगर मान लो कोई चीज बनवाते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, और जैसे क्या बोलते हैं वोटर आईडी का, वैसे पैसा तो लगता नहीं, मतलब कुछ कुछ ऐसे काम है सरकार जिसमें पैसा दे के करवाना पड़ता है। जैसे मान लो ये ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो वो चार्ज करते हैं उस चीज को। तो चार्ज से पैसा आता है, रेवेन्यू से पैसा आता है, और टैक्स से पैसा आता है सरकार को, ये भी डिफाइंड है। तो इस बिहाफ पर हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया कैसा कंट्री है, फेडरल कंट्री है। तो आई होप स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िएगा। अभी और देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पर ये क्या है, सेम वही क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। देखिए, डिवीजन ऑफ पावर बताए थे, डिफरेंट लेवल स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हर एक चीज को डिफाइन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन किया गया हुआ है। बाई कैमरलिज, ये भी लिख सकते हैं आप, बाई कैमरलिज इज ऑल्सो द फीचर्स ऑफ व्हाट, फेडरलिज्म। नेक्स्ट ऐड कर लीजिए। तो बाई कैमरलिज का मतलब क्या हुआ, पार्लियामेंट के पास दो हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा। इससे क्या होता है, और राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा राज्यसभा ये इंश्योर करता है रीजनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि राज्यसभा में राज्य के लोग होते हैं। तो बाई कैमरलिज्म, अगला लाइन ऐड कर लीजिए उसमें, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में, या इंडियन व्हाट मेक्स इंडिया एज अ फेडरल कंट्री। तो इंडिया में आप समझे होंगे बाई कैमरलिज्म है, मतलब द पार्लियामेंट ऑफ द टू हाउस, one is the Lok Sabha, another is the Raj Sabha, and Rajya Sabha represent regional representation। ठीक है, चलिए काम कीजिए, उसको कंटिन्यू कीजिए, लिखिए बाई कैमरलिज्म नेक्स्ट लाइन में, मतलब इंडिया व्हाट मेक्स इंडिया एज फेडरल कंट्री। तो ये लिखवा चुके हैं, ये लिखवा चुके हैं, तो ये नया मिला, मैं यहाँ से लिखवाता हूँ, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखिए बाई कैमरलिज्म, लिखिए द पार्लियामेंट हैज टू हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स, स्टेट मीन्स राज्य का लोग, इंश्योरिंग रीजनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो बाई कैमरलिज्म है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, और देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अभी मैं आपको बताया था क्या है, डिस्प्यूट होगा तो कौन आएगा, जुडिशरी, मैं लिखवा चुका हूं ऑलरेडी पहले। ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे हेंस, हेंस इंडिया इज अ फेडरल कंट्री ऑफ होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर टाइप्स। आप पढ़ते होल्डिंग टुगेदर टाइप्स, यानी स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, और उससे लो कहीं ना कहीं क्या होगा, स्टेट्स होगा, और इक्वल पावर शेयरिंग नहीं होगा। तो लास्ट में लिखिए हेंस इंडिया इज अ फेडरल कंट्री ऑफ होल्डिंग टुगेदर टाइप्स, यानी इंडिया फेडरल कंट्री है, बट किस टाइप्स का है, होल्डिंग टुगेदर टाइप्स का है। तो आई होप आज की क्लास आप समझे होंगे। मैं ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, चलिए ये क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग। देखिए क्या पूछा हुआ, ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए ये, और उसका आंसर केवल ये रहा, ये नीचे दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर दिखा, तो बोला था क्या लिखने के लिए, दो प्रोविजंस बोला था लिखने के लिए, देख लीजिए, और 2 नंबर का क्वेश्चन है, और एनी 2 प्रोविजंस है। तो इसलिए लिखा हुआ है थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट।
ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये दो कोई कारण बताना था आपको कि जिससे आप बोल सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री होगा। ठीक है, आप बहुत सारी चीज लिख सकते हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा करके आप बहुत सारा कुछ लिख सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन जो था उतना ही की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये चीज वही लिखा हुआ है, व्हाट मेक्स इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, तो देखिए लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल नंबर 1 में देखेंगे इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरल वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। थ्री टियर फेडरलिज्म, यूनियन, स्टेट और पंचायत, इसी को लोकल बोलते हैं। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पढ़ा चुके हैं। ऑल स्टेट इन द यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, एग्जांपल यूनियन टेरिटरीज। आइडेंटिकल पावर मतलब क्या है, इक्वल पावर नहीं है इंडिया में, थोड़ा अलग अलग है। आइडेंटिकल पावर नहीं, बिकॉज इट होल्डिंग टाइप। ठीक है, ये होल्डिंग टाइप है इसलिए आइडेंटिकल पावर सेम पावर नहीं है। चेंजेस इन द पावर शेयरिंग हैज टू बी पास्ड बाय द 2/3 मेजॉरिटी टू द पार्लियामेंट एंड resented by the half of a state. In the case of dispute regarding the division of power, the apex court यानी सुप्रीम कोर्ट टेक डिसीजन। ठीक है, यही दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगला, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कशन कर चुका हूँ पहले से, ये इंडिया के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है केवल, देख लो केवल और पढ़ लेना, मैं इसे पहले वाला वीडियो में पढ़ा दिया हूँ। चलिए ये अलग से बात करेंगे कि इंडिया क्वासी फेडरल क्यों कहा था उस पर, तो फिलहाल आप यहाँ तक नोट डाउन करें, और क्लास 10th में है तो श्योर इस वीडियो को लिख के नोट्स बना के। तो ये रहा, मैं यहाँ से आप लोगों को पढ़ाया हूँ, तो इसलिए मैं इसी को जूम कर देता हूँ, इस टॉपिक को, व्हाट मेक्स इंडिया एज अ फेडरल कंट्री। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।